नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने भरोसे के परिचयक डिजिटल प्लेटफॉर्म एम स्टडीज में डायरेक्ट आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस शिक्षण अभियोग्यता वाली इस क्लास को अवश्य पढ़ें। यह आज हमारी 5वीं क्लास है और याद रखना, आपके दोनों ही, चाहे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें 50 प्रश्न आपके इसमें अध्यापक की अभिवृत्ति या अभिरुचि की आएगी, जिसको हम शिक्षण अभियोग्यता के रूप में पढ़ रहे हैं। 50 के 50 सही होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें जो प्राप्तांक आएंगे, यानी जो आपकी स्कोरिंग जो होगी, वो 3, 2, 1 और 0 के आधार पर होगी। तो -1 भी आएगा इसमें, 0 के बाद में -1 भी होता है ना। तो 3 में से 3, एक प्रश्न 3 अंक का होगा, 3 में से 3 आने चाहिए। इसका मतलब 50 के 50 प्रश्न सही हो। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बिना समय गंवाए हमारे आने वाले 25 प्रश्न नॉन स्टॉप करेंगे। हाँ, याद रखना, यदि आपने पहली क्लासें नहीं ली है, अब से पहले की जो 4 क्लास नहीं ली है, तो आप अब से पहले की 4 क्लास ले लेना। आज की ये 5वीं क्लास है, एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ने में याद। आइए आज का हमारा पहला प्रश्न, तो ये पहला प्रश्न लीजिए साहब। आज का हमारा पहला प्रश्न ये आपके सामने है, प्रश्न नंबर 101वां। 100 प्रश्न मैंने करवा दिए पिछली 4 कक्षाओं के अंदर। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप पाठशाला की शिक्षा का स्तर होना चाहिए, पाठ्यचर्या होनी चाहिए, या शिक्षण विधियां होनी चाहिए, या इमारत होनी चाहिए। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए तैयार की गई है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप पाठशाला में क्या होना चाहिए। देखो, बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो उनके उपयोगी हो, उनके स्तर के अनुरूप हो, उनके समझ में आवे, उनके जीवन में काम आवे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। इसका मतलब सिलेबस इसी प्रकार का डिजाइन किया गया होना चाहिए। अर्थात सिलेबस की बात आई है, पाठ्यचर्या की बात आई है, पाठ्यक्रम की बात आई है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो गया, बी। हाँ, आप अपने आंसरों को भी तत्काल देते चलना, और आने वाले 25 प्रश्नों में नॉन स्टॉप बिना रुकावट के आप इनको देखते चलना। आइए अगला प्रश्न, मार्गदर्शन, गाइडेंस क्या होता है। स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक है, या निर्णय करने में सहायक होता है, या दोनों के लिए सहायक होता है, या ये सभी। सीधा सीधा जवाब है, मार्गदर्शन रियल में ना स्वयं को बेहतर तरीके से समझने के लिए भी आवश्यक है और निर्णय करने के लिए भी आवश्यक है। इसका मतलब ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, इट मींस सी आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया आपका, सी। ये आंसर इसका सी। अगला, सबके सही होंगे ऐसे प्रश्न, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न ऐसे आएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको परीक्षा के अंदर सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। हाँ, तो ये लीजिए अगला प्रश्न जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। ये प्रतिभाशाली बालक है भैया, प्रतिभाशाली, ये प्रतिभाशाली की बात हो रही है। हाँ, प्रतिभाशाली बालक में निम्न विशेषता होती है, अधिक महत्वाकांक्षी होता है, उसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है, या विस्तृत उसके पास में शब्दकोश होता है, या उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक कैसा होता है। हाँ, आपके जवाब बिल्कुल सही आने चाहिए। इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है कि प्रतिभाशाली बालक अधिक महत्वाकांक्षी भी होता है, उसकी बुद्धि लब्धि भी वास्तव में 110 से अधिक होती है, और उसका विस्तृत शब्दकोश भी होता है, और ये सारी चीजें, इसका मतलब हो गया उपरोक्त सभी। डी इसका आंसर हो गया। वेरी गुड। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। समझ में नहीं आ रही क्लास तो डिसलाइक करें, लेकिन क्लास को अवश्य लें, क्योंकि इस बार हमारा विजन है कि आप लोगों का सर्वाधिक चयन हो। क्योंकि पिछली भर्ती परीक्षा में बीएसटीसी और पीटीटी में सर्वाधिक चयन एम स्टडी ने दिलवाए हैं, इस बार भी हम चाहेंगे कि आप इसमें सर्वाधिक चयन लें। तो आइए अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं। देश के नेताओं का करेंगे क्या, देश को खाने के बाद में डकार तक नहीं लेते,
सभी अच्छे व्यक्तियों का करेंगे क्या, या महापुरुषों के आदेशों का करेंगे, या देश के शिक्षाविदों का करेंगे? यानी अच्छा मार्ग पर यदि आपको जाना है तो इसके लिए आप किन लोगों का अनुसरण करेंगे? मतलब ज्ञान देने वाले तो आपको रोड पर भी मिल जाएंगे, ये तो यही काम करते हैं। अतः आप ये समझना, जो व्यक्ति जहां पर आपको सही दिशा निर्देशित करता है उसे वहीं पर अनुसरण प्राप्त करना चाहिए। अर्थात सभी अच्छे व्यक्ति जो आपके जीवन में निमित्त मात्र भी काम आए, तो इसका जवाब हो गया बी, आप उनका सहयोग ले सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं। एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र आपस में लात घूंसे मार रहे हैं, आपको चाहिए, यानी आप एक अध्यापक हैं तो आप क्या करोगे? उनकी सीट बदल देंगे, उनके माता पिता को बुला लेंगे, या उनकी जगह सीट बदलने को मना कर देंगे कि नहीं यहाँ, या फिर छात्रों को कहें कि उनको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। वर्तमान में सहनशीलता जिसकी परम आवश्यकता है, बालकों को सिखाया जाना जरूरी है कि आपस में लड़ने झगड़ने में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई करनी है। अतः एक दूसरे से आप लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि कैसे रहेंगे? मिल बैठ कर रहेंगे। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? डी। हाँ जी, इसका आंसर क्या हो गया? डी। आगे इस कड़ी को लगातार आप नॉन स्टॉप बढ़ाते चलो। हमारे देश के संविधान में क्या लिखा हुआ है भाई? किसके मामले में? शिक्षा के मामले में। और वो भी कौन सी? निःशुल्क एवं अनिवार्य। क्या कहा गया है? सभी छात्रों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए है, या 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं के लिए है? क्या जवाब होगा आप लोगों के लिए? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। प्यारे बालकों, आपको पता है 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को हमारे संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई है कि वो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये विधान किया गया है। इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब क्या है? 14 वर्ष तक के बालकों के लिए ये निःशुल्क रहेगी। क्योंकि आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य में भी ये बात की गई है। 11वां मूल कर्तव्य यही कहता है अभिभावकों को कि आप अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिलावें। और हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 का क ये कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिका है वो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते है कि यदि प्राइवेट शिक्षण संस्थान है तो वहाँ 25% कोटे पर, और सरकारी है तो 100% कोटे पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। ऐसा विधान 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। हाँ जी, आइए अगला प्रश्न हमारे बीच में है। हाँ, यदि समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करते चलना और लगातार हमारे प्रश्नों का जवाब देते चलना, नॉन स्टॉप, बिना किसी बात के। आप बिना मतलब में आप एक दूसरे से बातें करते रहते हो। गुरुजी गुड इवनिंग, गुरुजी गुड मॉर्निंग, गुरुजी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या है? सबकी तरफ ध्यान है, पढ़ाई में ध्यान दो आप तो। बोलिए, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है तो आप शिक्षक हैं, तो शिक्षक को किस प्रकार का आदेश देना चाहिए? ऊंचे स्वर में बोलना चाहिए, मेज पर मुक्का मारना चाहिए, या धीमी आवाज में बोलना चाहिए ताकि सामने वाला चुपचाप सुन ले, या चेतावनी दे देना चाहिए? क्या करोगे आप लोग? ऊंचे स्वर में बोलना इसका समस्या का निराकरण नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। मेज पर मुक्का मारने से क्या होगा? बच्चे थोड़ी डर जाएंगे, एक बार तो साइलेंट हो जाएंगे, फिर वापस जोर से आवाज करने लग जाएंगे। धीमी आवाज तो पहले ही तेज शोर कर रहे हैं तो धीमी आवाज का असर उनके ऊपर होगा ही नहीं। इसका मतलब आप उनको हिदायत देंगे, चेतावनी देंगे और कहेंगे बच्चों ऐसा करोगे तो आपको मुर्गा बना दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको कक्षा के अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। चेतावनी दो, उनको डराओ। मारना नहीं है, डराना है। केवल तथ्यात्मक रूप से बात कर रहा हूं, यही काम हमारे हाथ में, और इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है कि डंडा हाथ में लो ज्ञानदास के माध्यम से और उनको समझा दो, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? चेतावनी दे दो, डरा दो, धमका दो, ताकि वो साइलेंट रहे। क्योंकि कक्षा अनुशासन
अनुशासन का यही सही तरीका माना जाता है। 108 एम्बुलेंस, आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय टीचिंग कार्य हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं पढ़ा सकता, इच्छा सब रखते हैं। हाँ, तो ये आपकी दृष्टि में कैसा है? ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाने का है, या थोड़े वेतन में संतुष्ट जीवन जीने का है, या जीवन पर्यंत पठन पाठन का है, या ये सभी? क्या कहने वाले हो? याद रखना, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि अच्छा शिक्षक वही है जो हमेशा शिक्षार्थी बन के रहता है, यानी जो पठन और पाठन, पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों काम करता है ना, वही शिक्षक है, और यही आज के जमाने में आवश्यक है। इसका मतलब हो गया, इसका सही जवाब क्या हो गया? जीवन पर्यंत पढ़ना और पढ़ाना। हाँ, अध्यापन वास्तव में यही है। आइए अगला हमारा प्रश्न, संकोची विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थियों को आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस विकसित करने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में क्या करोगे? ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जिसे वे जानते हैं, या उनको उनके हाल पर छोड़ दो, अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग, या यदि वे बोलने में सफल नहीं होते हैं तो उनको डांटो, बोलते नहीं हो, ढीठ हो, आप किसी काम के नहीं हो, या फिर इसके लिए कोई और प्रयास नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। संकोची बालक, उसको अवसर प्रदान करो, और ऐसी जगह करो कि जो उसको आता है। उसे पूछो राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है, वो तत्काल बताएगा। वो बताएगा जयपुर है, तो जयपुर के बारे में बताओ, क्या जानते हो? वो कहेगा राजस्थान की राजधानी है, गुलाबी नगरी के नाम से पुकारी जाती है, और वर्तमान में सर्वाधिक कोरोना के पेशेंट भी यहीं पर आ रहे हैं। इतनी सारी बातें वो बता देगा। इसका मतलब वो संकोची था, लेकिन सारी बातें उड़ेल दिया। आप क्या करेंगे? आप उसको जो कुछ जानता है उसमें बोलने का अवसर दो। ओके, तो लीजिए साहब अगला, आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात हो रही है, आप सब जानते हैं कैसे जांचते हैं। परीक्षार्थियों की परीक्षा लेकर के, शिक्षकों की सहायता लेकर के, या विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछकर, या संचय या विलेख रख करके? प्रगति रिपोर्ट तो परीक्षा लेकर के जांची जाती है, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा, या यूं कहो कि पूरे भारत सरकार के द्वारा पोस्टपोन्ड होती जा रही है सारी की सारी परीक्षाएं। तो आप प्रगति रिपोर्ट को लेकर के आप क्या जवाब देंगे? विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर के। हाँ, इसका जवाब यही होगा। आइए, अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? छात्र है भैया, छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पहला, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार का, या अध्यापक का कक्षा में देरी से आने वाले छात्रों को परीक्षा में कम अंक देने का, या छात्रों को छोटी छोटी बातों पर दंड देने का, या अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने का। शायद दो ऑप्शन समान आ गए इसमें, ए और डी। हाँ, तो आंसर आपका ए मान लो, ए और डी समान है, दोनों समान है, इसका मतलब आंसर आपका ए कर दो आप, है ना। हाँ, तो आप इसका जवाब इसलिए क्योंकि पक्षपात पूर्ण व्यवहार पॉसिबल नहीं है। एक शिक्षक आदर्श स्वरूप होता है, उसकी हर एक्टिविटी का अनुसरण उसके अभ्यर्थी करते हैं, उसके शिक्षार्थी करते हैं, इसलिए आदर्श स्वरूप को कभी भी पक्षपात पूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि मानव जीवन में पक्ष तो लेना ही नहीं चाहिए, सब समान है, सब अपने और सब पराये हैं, है ना। नीति और न्याय संगत बात होनी चाहिए। हाँ जी, आइए, छात्रों को सिनेमा से निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान हो सकता है, पॉसिबल है? उनका कीमती समय नष्ट हो सकता है, या वो बुरी संगत में पड़ सकते हैं, या वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं, या वे अपराध करना सीख सकते हैं। भाई, अपराध करना बुरी संगत और समय वाली बात तो मानते हैं, परंतु इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या है कि वहां एक हीरो आएगा, और हीरो की एंट्री इस प्रकार से होगी कि अकेला हीरो 50 लोगों को मार देगा, जिसमें सामने वालों के पास में गन है, बंदूक है, पिस्तौल है, उनको सबको धराशायी कर देगा।
अकाल्पनिक दुनिया में व्यक्ति चला जाता है। तो बालक को अवास्तविक तस्वीर बनाना प्रारंभ कर सकता है कि मैं भी इस प्रकार का हीरो बनूं और बन सकता हूं, हो सकता है वो ऐसा करने लग जाए। वो कौन था, वो गोल गोल घूम करके आता था, शक्तिमान। काफी बालक शक्तिमान बन करके और छत से नीचे कूद जाया करते थे। तो ये अवास्तविक तस्वीर बनाने वाली बात, ये संभावित नुकसान है। इसका जवाब यही होगा सी। वेरी गुड, अच्छे हो आप लोग, आप अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए हैं। आपका भविष्य अच्छे लोगों के हाथों में सुनहरा होगा। यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? टिट फॉर टेट नहीं होता है। बालकों के लिए आप शिक्षक हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप पहला प्राचार्य से उसको निष्कासित करने की संसूचित करेंगे, भैया निकाल दो इसको, या उसको तुरंत सजा दे दोगे, है ना, उठा करके डंडा लेकर के या मुर्गा बना करके, है ना, या कारणों का पता लगा करके उपचारात्मक कदम उठाएंगे, या उसके अभिभावक को सूचित कर दो कि भैया उसके गार्जियन को बुला लो और उसको कह दो कि ये तुम्हारा टाबर है ना या टाबरी, ये है ना गलत बात करता है, गलत तरीके से बिहेव कर रहा है। हाँ, तो क्या करने वाले हो? आप एक शिक्षक हैं, आपसे एक उम्मीद की जा सकती है कि बालक में कोई भी गलत व्यवहार है, वो गलत व्यवहार करता है, तो उसके कारणों का पता लगाओ कि वो क्यों कर रहा है, और फिर उसका क्या करो, उपचार करो। यानी निदान करना, कारणों का पता लगाना निदान करना कहलाएगा, और फिर उसका क्या करो, उपचार करो। यानी कोशिश करो कि वो अगली बार इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपसे उम्मीद लगाते हैं, आप समाज सुधारने वाले हो, समाज के निर्माता हो, देश के कर्णधार हो, आपसे उम्मीद लगाई जाएगी। इसका आंसर क्या हो गया? सी। हाँ हाँ भाई, आवाज तो सही आ रही है ना? हाँ, टकाटक आनी चाहिए आवाज, बीच में कहीं अटक जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, रास्ते में अटक सकती है, कहीं पर भी कर्फ्यू लगा हुआ है ना, जगह जगह ऐसे बैरिकेड्स लगे हुए हैं पुलिस वालों के। बता देना भैया। पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिए जाते हैं? बताओ। वे शांत रहें और पढ़ें, वे पढ़ने में दूसरे की मदद करें, या वो किस्से सुने और सुनाएं, वे अध्ययन करते समय नोट भी करते रहे। देखो, पुस्तकालय में सबसे अहम जो बात होती है वो ये रहती है कि साइलेंट वहां पर रहना जरूरी होता है, और जब आप साइलेंट है, दूसरे भी साइलेंट रहेंगे, तो आराम से आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होगा, और ऐसी स्थिति में आप जो पढ़ेंगे वो याद होगा। इसका मतलब, इसका जवाब क्या हो गया? शांत रहते हुए पढ़ने का आप निर्देश देंगे। ओके, आइए आज का हमारा ये अगला प्रश्न है। अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को अधिक परेशानी होती है जब, अध्यापक को कार्य में एक अध्यापन के रूप में अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्रों की संख्या, यहां पर देखो, ये अध्यापन कार्य में, ये अध्यापन टीचिंग की बात हो रही है। एक अध्यापक को अधिक परेशानी कब होती है? जब कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो, या विद्यालय उसके घर से बहुत दूर हो, या कक्षा के अधिकांश छात्र गरीब परिवारों से हो, या अभिभावकों का सहयोग ना मिल रहा हो। अध्यापन कार्य में अध्यापक को सबसे ज्यादा परेशानी जो होगी वो कब होती है? जब संख्या बहुत ज्यादा हो, क्लास फुल लबालब भरी हुई हो, क्राउडेड हो, तो ऐसी स्थिति में पढ़ाने में दिक्कत आ सकती है, वरना यहाँ पर भी रामदेव जी के मंदिर हैं। हाँ जी। आइए आज का हमारा अगला प्रश्न, पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किस परीक्षणों के द्वारा की जाती है? तो आप याद रखना, इनके लिए सामूहिक परीक्षण किए जाते हैं पिछड़े बालकों के लिए। हाँ, याद रखना जरूरी है। पिछड़े बालकों के लिए जो विशेषकर परीक्षण किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? सामूहिक परीक्षण होते हैं। आइए अगला प्रश्न, इस समय शिक्षा किसका विषय है? हाँ, तो पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। वर्तमान में किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। कौन? एजुकेशन। हाँ, 5 विषय निकाले गए थे राज्य सूची से और समवर्ती में डाले गए, तो वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार कानून बना सकती है शिक्षा के ऊपर। आइए अगला प्रश्न,
यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो इससे क्या होगा? पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाएगा, या पढ़ाई रोचक बन जाएगी, या कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाएगा, या ये सभी? क्या कहने वाले हो? याद रखना, बीच बीच में हंसने और हंसाने से क्लास के अंदर रोचकता पैदा होती है। हाँ, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी। हाँ, पढ़ाई रोचक बन जाएगी, ज्यादा हृदयग्राही हो जाएगी, ज्यादा अधिगमशाली हो जाएगी, अधिगम ज्यादा होगा। हाँ, इसका जवाब क्या हो गया? बी। आइए, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। देखो, प्रतिभाशाली मतलब सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति की नवीनता भी होगी, जिज्ञासा भी होगी, लेकिन यार दूसरों से झगड़ा करना ये प्रतिभाशाली की पहचान है क्या? दूसरे जाकर लड़ाई कर रहा है तो इसका मतलब प्रतिभाशाली, और नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है, अपने काम से काम रख रहा है, पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, इसका मतलब प्रतिभाशाली नहीं है। इसका मतलब इसका जवाब क्या हो गया? थोड़ा प्रश्न टफ है, लैंग्वेज टफ है, आपके समझ में आ गई होगी। जवाब इसका बी हो गया। हाँ जी, आइए आज का हमारा अगला प्रश्न। आप विद्यालय में नए हैं, अभी नई नई आपकी ज्वाइनिंग हुई है। कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य जी को निर्देशित कर देंगे कि साहब ये देखो मेरे से नाखुश हैं, मेरे बारे में बातें करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या ही करते रहते हैं। हाँ, सोचें कि शुरू में तो ऐसा होता ही है, ऐसे सोच लो कि भाई शुरू में तो सब जगह ऐसा होता है। या फिर सहकर्मियों को संतुष्टि को प्राथमिकता दो कि उनको संतुष्ट करो, चाय पिलाओ उनको ला करके, गरम गरम समोसे खिलाओ ला करके, गोपीनाथ के लेके आओ जा करके। या फिर विषय की तैयारी करके पढ़ाओ, मतलब आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में फोकस करो, बढ़िया गहन तैयारी के साथ बच्चों को पढ़ाओ, तो यही आपको परिणाम देगा, यही रिजल्ट देगा। इसका मतलब आपको केवल और केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है। कहते हैं कि हाथी के पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं। आप अच्छा काम करो, आपकी जो असंतुष्ट प्रतीत होने वाले लोग हैं ना, वो भी आपसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे, आप उनके लिए आदर्श बन जाओगे। आइए अगला, क्या आप मानते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं? यह आपका विचार है क्या? नहीं, इससे उनमें प्रतिरोध की भावना, प्रतिशोध की भावना आदि विकसित होती है, या नहीं उनमें जिद की भावना पैदा हो जाती है। हाँ, इससे कभी कभी उनके सुधर जाने की संभावना होती है, या उपरोक्त सभी? याद रखना, दंड देने से छात्र सुधरेंगे नहीं। वर्तमान में दंड का कोई विधान या प्रावधान नहीं है, बल्कि छात्र दंड देने से प्रतिशोध, टिट फॉर टेट वाली बात करते हैं। न्यूटन की क्रिया की प्रतिक्रिया, तीसरा नियम है ना, उसकी अनुपालना। टीचर एक मारेगा तो बाहर जाकर के, उस समय नहीं मारेगा तो बाटा उठा करके और सिर पे फोड़ेगा टीचर के, या रोड पर आने की हिदायत देगा कि चलो बाहर देखता हूँ, रोड पर आके देखो। छोटा सा बालक भी अल्टीमेटम दे देता है। इसका मतलब 121वें में ए जवाब आ गया आपका। हाँ जी, लीजिए साहब, यदि आपके प्रशिक्षण हेतु, आपको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप क्या करेंगे? यानी आप शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में ट्रेनिंग के दौरान गए हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? पहला, शिक्षकों से मिलजुल कर अपना काम निकालेंगे, या अपने अनुभव वहां के शिक्षकों को देंगे, या शिक्षकों के केवल प्रश्न पूछेंगे, या शिक्षकों की नई नई विधियां सीखेंगे? क्या करने वाले हो? मिलजुल काम करने से कुछ नहीं होगा भैया। आप याद रखना, प्रशिक्षण के लिए गए हो ना, तो आपको नई नई विधियां सीखना जरूरी होगा। टीचिंग मेथड जिसको बोलते हैं, ये सीखना जरूरी होगा, क्योंकि आप बालकों को किस प्रकार से ज्यादा संतुष्ट कर पाए, अच्छे से अच्छे उनको समझा पाए, तो शिक्षण विधियां नई नई सीखना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, आइए आज का हमारा अगला प्रश्न। कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश देता है? प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करें, या प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछे, या प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताएं, या प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करें। तो याद रखना, ऐसे प्रश्न जो अध्यापक के द्वारा दिए गए हैं तो
तो वो अपनी पाठ्य पुस्तक से ही ज्ञात करें, ऐसा निर्देश दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। अगला 124वां प्रश्न, छात्रों के लिए के दिए गए लिखित कार्य को कब चेक करना चाहिए? कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांच कर लेना चाहिए, एक दिन बीतने के बाद में जांच करना चाहिए, सप्ताह के अंत में जांच करना चाहिए, जब समय मिले तब जांचना चाहिए? नहीं, कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांच करना चाहिए, वरना बाद में तो काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं दूसरे की कॉपी ला करके चेक करवा लेते हैं कि साहब मेरा ही किया हुआ है, ये देख लो कल का, मैं कल के एब्सेंट था या मेरी कॉपी एब्सेंट थी, ला नहीं पाया था। इसलिए कार्य समाप्ति के तुरंत बाद में जांच करना चाहिए, ये तरीका है। हाँ, आज का ये अंतिम प्रश्न, और इस अंतिम प्रश्न को मैं पढ़ देता हूं, इसका जवाब इस वीडियो के समाप्त होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में देंगे, ईमानदारी से सब लोग देंगे, जो बाद में पढ़ेंगे वो भी देंगे, लाइव पढ़ रहे हैं वो भी देंगे। समस्यात्मक बालक है झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, या माता पिता का कहना न मानने वाला, या उपरोक्त में से सभी, किस व्यक्ति को आप समस्यात्मक बालक कहेंगे? इसका जवाब आप देंगे। आपके अपने भरोसे के परिचय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगने वाली सारी क्लासों का आनंद लें। धन्यवाद। जय हिंद।